अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के उर्दू दरक्षा बुक का चैप्टर नंबर 2 भाभी जान। इसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे, पहला भाग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़त व किताबत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। इनका जो है, जो देवर है अख्तर, इनके भाभी से ये दूसरी या तीसरी ही मुलाकात थी, लेकिन ख़त से हमेशा बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब इनसे ये मिले तो मिलकर उन्हें ये लगा कि ये आदमी नहीं बल्कि मशीन है। अब क्यों मशीन लगी, इसके लिए आगे दिया हुआ है कि सुबह सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थी, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। एक समय था जब उनके पास नौकर चाकर रहते थे, खाना वाना पकाते थे, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब समय जो है बदल चुका था, उनके पास सिर्फ एक ही नौकर बचा था जो बाज़ार से सामान भी लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपए को भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हज़ारों रुपए माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर देती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। पहले जो वो है हज़ारों रुपये माहवार, हज़ारों रुपये महीना अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी। लेकिन अब चूँकि उनके शौहर जब जेल में थे तो पैसों की तंगी थी, तो वो 400 रुपये में कॉलेज में लेक्चरर थी और ट्यूशन जो पढ़ाती थी उससे एक बच्ची का 50 रुपया मिलता था। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और ख़र्च अपनी जगह पर, बल्कि कुछ ज़्यादा ही। आमदनी उतनी ही थी लेकिन ख़र्च ज़्यादा ही था। अपने और बच्चों का ख़र्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रक़म उन्हें हर महीना मज़दूर और तालिबे इल्मों की अंजुमनों को देनी पड़ती थी। अपने परिवार का ख़र्च हो तो किसी तरह वह चला भी लेती, लेकिन अपने ख़र्च के अलावा उन्हें हर महीना जो मज़दूर और तालिबे इल्मों के जो अंजुमन थी, जो संगठन थी, उनको भी देना पड़ता था। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करने पड़ते थे। जो कॉन्फ्रेंस होते थे या जलसे होते थे, उसमें शिरकत करने के, उसमें शामिल होने के लिए भी किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। बहुत सारे गरीब लड़कियां जो थी उनसे पढ़ रही थी, जिनमें एक शमी थी। शमी उनके कॉलेज की बहुत ही गरीब लड़की थी जो पढ़ रही थी। आगे देखते हैं। भाईजान की जब शादी रुक़ैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसी सियासत का शौक़ था जो बार बार उन्हें जेल भिजवाया करते थे, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाज़ों की पाली हुई थी और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही ज़ात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह भी मैके में शान से रहती हैं रहा करें और भाईजान जेल में रहेंगे। जब इनकी भाभी की शादी हुई थी इनके भाईजान से, तो सब लोगों का ये ख्याल है कि शादी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि इनके भाई को ऐसी सियासत का शौक़ था जिसकी वजह से वो बार बार जेल जाया करते थे। क्वेश्चन में भी पूछा है कि रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि उनको सियासत का शौक़ था। सियासत मतलब राजनीति, जिनकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तो इनके फैमिली वालों को यह ख्याल था कि ये अपने मैके में रहेंगे और भाई साहब जो है जेल में ही रहेंगे। बाज़ों का तो ये ख्याल था कि भाईजान भी सियासत के चक्कर से निकलकर बैरिस्ट्री करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। कुछ लोगों का ख्याल था कि शादी के बाद जो है ये अपना जो है क्या कहते हैं, सियासत को छोड़कर बैरिस्ट्री करेंगे और अपने आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाईजान ने रुक़ैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और क़दम ब क़दम वो साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ़्तार हुए और उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई। शादी के तुरंत ही बाद उनके भाई गिरफ़्तार हुए और 2 साल की उनको सज़ा हो गई। 2 साल की सज़ा हो गई।
भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। बीए वो पहले ही कर चुकी थी, जल्द ही तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और इकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। जब उनका शौहर जेल में चले गए तो बीए पहले ही की थी, उसके बाद वो जो है एमए की तैयारी करके एमए की और कॉलेज में लेक्चरर हो गए और एक बच्ची थी जिनकी वो परवरिश भी करने लगे। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभीजान काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हुए और उन्हें पालती रही। अब भाईजान 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। अब देखते हैं अगले पेज में। तो भाभीजान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी। जब जेल से छूट कर आए 2 सालों के बाद तो भाईजान अपने सरगर्मियों में उसी तरह नेतागिरी करते रहे, सियासत में कूदते रहे और भाभीजान जो थी वो काम करती रही। और उसके बाद उनके और बच्चे हुए। फिर उसके बाद इनको 3 साल की और सज़ा हो गई किसी और मुकदमे में। लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसरत समझने लगी हैं और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती हैं। 3 साल से उनके शौहर जेल में थे, फिर भी वो कभी जो है इस बात का गम को अपने ज़ाहिर नहीं होने देती, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो अपने गम को ही अपने लिए मुसरत समझ रही हैं, खुशी समझ रही हैं और गम में भी वो खुशी के पहलू जो है निकाल ही लेती थी। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह के फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करता, मुलाजमत मतलब नौकरी, कोई किसी काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभीजान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से ही रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। लोग उनसे अपनी सिफारिश के लिए आते थे। लोग समझते थे कि बड़े घर की बहू है, बड़े आदमी की बीवी है, तो ये हमारी सिफारिश कर देते, हमारा काम बन जाएगा, हमारी मुलाजमत हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि इनके शौहर जब से जेल में चल गए तब से इनके बड़े लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा है, सिर्फ छोटे लोगों की सिफारिशें लेकर इनके पास जाती हैं, उन्हीं के लिए मिलती हैं, लेकिन उनसे बड़े लोगों से दूर का भी वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज में भी जाती थी तो पढ़ाने के अलावा लड़कों के मामलात में दिलचस्पी लिया करती थी। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई ख़त रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते। तलब करना मतलब पूछना, सलाह लेना, और वह बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतूत का जवाब दिया करती। इस तरह की नए लिखने वाले ना तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहक जाए और ना उनकी दिल शक्नी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती थी। यही बात उन्होंने पहले कही थी कि जब उनसे पहली बार मिले तो उनको यही लगा कि भाभी जो है ये आदमी नहीं मशीन है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करती रहती थी। उनके ख़त लिखने के शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने ये क्या इल्लत पाल रखी है? इल्लत मतलब होता है बीमारी। ये क्या बीमारी पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही हैं, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाजे मुस्कुराई और बोली, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए। अब अगले पेज में देखते हैं। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शमी उनके पास आई।
वह बहुत उदास थी, कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि वो अब रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत उसे बैठाया और बातें की, फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी न बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, इसरार मतलब जिद, मालूम होता कि उसके होंठ उतनी शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। वो जितना पूछती थी कि बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो, उसके होंठ और ही चिपक जाते, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उससे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है। लेकिन शमी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वह इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती ही है, अब वह भाई के लिए फीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी नहीं था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। शमी के भाई की फ़ीस दाखिल करनी थी, जिसके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो वो जो है भाभी के पास आई थी और उनसे पैसे तलब करने के लिए नहीं आई थी, बस अपने मन की बात कहने के लिए आई थी। वो इस बात से शर्मिंदा थी कि वो अपने लिए तो पैसा मांग ही रही हैं, उनके भाभी जान उसको पढ़ा ही रही हैं अपने पैसों से, और अपने भाई के लिए पैसा मांगे, इस बात से वो बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से उसके गाल पर एक चप्त लगाई और बोली, भाभी ने प्यार से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। बोली कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है? हम लोग जो है इसी तरह तो एक दूसरे से अपनी बातें कहकर मन हल्का कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शमी के हाथ में रखकर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। 2 सोने की चूड़ियाँ लाकर शमी के हाथों में दी और बोली कि ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई जो है अपना फीस जमा कर सकेगा। शमी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शमी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरी चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। भाभी उससे बोली कि हमेशा जो दिन है, समय जो है, वक्त जो है ऐसा नहीं रहेगा, वक्त बदलेगा, और जाओ तुम जल्दी चली जाओ वरना अंधेरा हो जाएगा। शमी चूड़ियों को लेकर चली गई। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि भाभी जान को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा, तो वो इसीलिए कि शमी के भाई की एमए की फ़ीस दाखिल करनी थी, जिसके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, इसलिए कैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करवाया ताकि शमी के भाई की एमए की फ़ीस दाखिल हो सके। ये चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। ये जो चूड़ी थी 2 दिन ही पहले अपने बेटी के लिए बनवाई थी, जिसका नाम दिया हुआ है रेहाना, रुकैया भाभी की बेटी थी रेहाना। तो उसके लिए इन्होंने बहुत ही मुश्किल से पैसे जमा करके बनवाए थे और रेहाना ने सिर्फ इस चूड़ी को एक ही बार पहना था। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। चूड़ियाँ देने के बाद शमी के बाद वो अंदर से काफ़ी खुश थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उनको इस बात की खुशी थी कि वो किसी दूसरे के काम में आई, किसी दूसरे की मदद की। ऐसा नहीं था कि चूड़ी उनको दे दी और अंदर से फिर कोसने लगी कि हमारा चूड़ी चला गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं 4 दिनों से उनके पास था। ये अख्तर जो है, लेखक जो है, मुसन्निफ जो है, बोल रहे हैं कि मैं 4 दिनों से भाभी के पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था। कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आए थे, लेकिन उनकी मसरूफ़तें और परेशानियां देखकर, मसरूफ़तें मतलब व्यस्तता, मसरूफ़ मतलब बिज़ी, ना मौका मिला और ना हिम्मत हो सकी और मैंने सोच लिया कि भाभी से बग़ैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा।
यहाँ उनसे मशवरा करने मदद मांगने आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा कि भाभी जान तो पहले से ही परेशान है और बहुत ही मसरूफ़ है। तो इन्होंने सोचा कि इनसे मशवरा और मदद मैं नहीं लूँगा, बिना कुछ कहीं वापस चला जाऊँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि इनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। ये भी जानते थे कि यही एक ऐसे शख्स है जो हमारी मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोच लिया था कि ये बहुत ही परेशान पहले से ही बेचारी, हम इनसे मदद मांगकर इनको और परेशान नहीं करेंगे। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। भाभी ने खुद ही इनसे पूछा कि 4 दिन से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की, आखिर क्या बात है, किस वजह से आए हो? तो इन्होंने उन्हें बहाना कर दिया कि मैं बस ऐसे ही टहलने के लिए और आपसे मिलने के लिए आ गया। फिर वह बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्लाफ हो गया है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों में शादी के लिए बहुत ही इख्तलाफ हो गया है, मतलब मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ या फिर चुप बैठा रहूँ। ये जो अख्तर है, जो मुसन्निफ़ बोल रहे हैं कि शादी करने का ये मतलब है कि मैं अम्मी की पसंद की एक अहमक मतलब बेवकूफ़ लड़की से शादी कर लूँ या फिर ऐसे ही बैठा रहूँ। और वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोले। फिर भाभी बोली कि फिर उस जमीला का क्या हुआ? तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे। अब भी चाहता हूँ, ये अख्तर जो है वो बोल रहे हैं कि अब भी चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जमीला से, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, उन्होंने भाभी से कहा कि मैं अभी चाहता हूँ कि जमीला से ही मेरी शादी हो, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया है कि उस लड़की से शादी नहीं होगा, वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। ये तो बड़ा जुल्म है। फिर भाभी ने कहा, ये तो बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। फिर अख्तर बोले कि है तो क्या किया जाए, बहुत से जुल्म को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता भाभी। फिर भाभी ने उनसे कहा कि तो ठीक है, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। तो अख्तर बोले कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, अम्मी की पसंद से शादी नहीं कर सकता, मैं शादी करूँगा तो जमीला से ही करूँगा। फिर क्या सोचा? भाभी ने पूछा, तो फिर क्या सोचे हो? शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। मैंने फ़ैसला का अंदाज़ में कहा। उन्होंने कहा कि मैं शादी तो जमीला से ही करूँगा, भले ही मुझे घर छोड़ना पड़े, मैं घर छोड़ दूँगा। तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। तो भाभी ने कहा, तो फिर नेक काम में देरी क्यों, बिस्मिल्लाह करो, काम के शुरुआत करो अल्लाह का नाम लेकर और यहाँ मेरे पास लेकर आओ, मैं भी तो अकेले ही रहती हूँ। उफ़, भाभी की ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है, ये आज़म व हिम्मत का सतून। उनके भाभी की ये बात सुनकर इनका सर चकरा गया कि ये पहले से ही बेचारी इतनी परेशान है, मुसीबतों में झेल रही है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कितना हिम्मत है। ऐसा लगता है जैसे हिम्मत का एक बहुत बड़ा सतून है, पहाड़ है, जो हर रोज़ एक अपने लिए नया मुसीबत मोल लेती है। अगला पेज देखते हैं। अपने लिए बढ़ाई जाती हैं, नई मुसीबत बढ़ा ली जाती हैं। खुद अपनी ज़रूरतें और ज़िम्मेदारियाँ क्या कम हैं, मगर हिम्मत है। उनकी खुद की ज़िम्मेदारियाँ क्या कम थी जो और एक ज़िम्मेदारी लेना चाहती थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत थी। वो हर काम से, मुसीबत से घबरा नहीं रही थी। उनके अंदर काफ़ी हौसला था, हिम्मत था। और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंसकर भुलाए जाते थे। वो सिर्फ अपने हिम्मत के सहारे ही अपने शौहर से जो दूरी थी और उनकी नज़रबंदी थी, उसके गम को जो है हंसकर भुलाई जाती थी। मैंने सोच समझकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर हो गई। भाभी जमीला बीमार है अभी। उन्होंने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी शादी में देर हो गई क्योंकि जमीला अभी बीमार है। जमीला बीमार नहीं थी, बल्कि बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वो फिर ज़िद पर आ जाती। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उसे इनके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। इन्होंने ये सोच लिया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद मैं जमीला से शादी कर जमीला को अपने भाभी के पास छोड़ करके मैं कहीं
रोज़गार की तलाश में निकलूँगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठे थे। वो इनसे मशवरा करके बाहर चले गए और फिर शाम को 4 बजे वापस आए तो देखे कि भाभी जान बहुत ही उदास बैठी थी। उनके हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला हुआ था। उनके हाथों में एक तार था जिसको देख बार बार देखी जा रही थी और उनके चेहरे का जो रंग था बिल्कुल काला पड़ चुका था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? उनके पास जाकर बैठ कर पूछी कि तार कैसा है? अख्तर, भाभी बोली, अख्तर। भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दिया और मेज़ पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा। भाईजान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद वो मुश्किल कहा। इन्होंने उस तार को पढ़ा, अख्तर ने तार को पढ़ा तो उसमें ये पता चला कि उनके भाईजान जो थे उनको 4 साल की और सज़ा हो गई थी किसी मुकदमे में। फिर उसके बाद इन्होंने अपने भाभी को तसल्ली दी और कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वह उठ बैठी और बोली। इतना जब वो कहे कि अब सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे ही इम्तिहानों की मंजिलों से और भी गुजरना पड़ेगा, तो भाभी को इनकी बात सुनकर जैसे सुकून आ गया और उठ गई और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे, कि मैं ही अगर खुद परेशान हो जाऊँगी तो बच्चे तो और परेशान हो गए। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। मुंह हाथ धोकर वापस आई तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह अभी रो रही थी। वो अपने गम को फिर छिपा ली। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही। लेकिन जितने देर तक बैठ कर उनसे चाय पीते रहे, भाभी की जो नज़र थी बार बार अपने शौहर के तस्वीर पर जाया करती थी जो सिंगार मेज़ पर रखी हुई थी। तवाफ़ करना मतलब चक्कर लगाना। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और अगले पेज में देखते हैं। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट का जो दरख्वास्त है वो नामंजूर हो गई है और इसी रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जाती थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे। नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। पार्ट तो ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। तो पहला इसका क्वेश्चन है, रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था अख्तर। दूसरा क्वेश्चन है, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो रुक़ैया भाभी के शौहर को सियासत का शौक़ था जिसके वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। तीसरा क्वेश्चन, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो रुक़ैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि शमी उनके कॉलेज की गरीब तालिबे इल्म थी। नंबर 4, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? और शमी के भाई के एमए के फीस दाखिल करनी थी जिसके वजह से रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करवाना पड़ा था। 5वां क्वेश्चन, रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करते थे? तो रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए लिखा करती थी, खुतूत लिखा करती थी। तो अब आगे जो तवील सवाल थे इसको अगले वीडियो में देखेंगे।